हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एक्सप्लोरिंग द साइंटिफिक पब्लिकेशन डेटाबेसेस। ठीक है, जो वो डेटाबेसेस जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस के होते हैं वो क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनकी क्या खासियत होती है, क्या स्पेशलिटी होती है, क्या क्या उनमें प्लस पॉइंट्स होते हैं और वो रिसर्च फील्ड में क्यों ज़रूरी हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। साइंटिफिक पब्लिकेशन डेटाबेसेस आर इसेंशियल टूल्स फॉर रिसर्चर्स टू एक्सेस, एनालाइज एंड शेयर नॉलेज इफेक्टिवली। ओके, ये जितने भी साइंटिफिक पब्लिकेशन के डेटाबेसेस हैं ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, वो वहां से डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी हमारे साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है, उनको एनालाइज किया जा सकता है, और जो नॉलेज है, जो वहां से इंफॉर्मेशन है, उसको आप इफेक्टिवली किसी को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इस वीडियो में आप क्या देखेंगे, इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे, यू विल लर्न डेफिनेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन डेटाबेसेस, overview of major databases like Web of Science, Scopus, PubMed, Google Scholar, and more, many more. And you will also have the practical tips for maximizing their potential. Okay, आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि साइंटिफिक पब्लिकेशन डेटाबेस होते क्या हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द definition, so scientific publication databases are digital repositories that providing access to scholarly articles, journals, books and more। ठीक है, कुछ ऐसे रिपोजिटरीज जो कि डेटाबेसेस होते हैं जो कि आपको एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं आपके जो साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं, साइंटिफिक जर्नल्स हैं, बुक्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ों की, वो हमारे होते हैं साइंटिफिक पब्लिकेशन के डेटाबेसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंस इनका क्या है कि रिसर्च इफिशियंसी को बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। दे रिड्यूस लिटरेचर सर्च टाइम बाय 60 to 70%। दे एक्सेस मिलियंस ऑफ पीयर रिव्यूड पेपर्स इंस्टेंटली। They track research trends in real time and they stay updated with the automated alerts। ठीक है, ये उनकी खासियत होती है कि वो रिसर्च एफिशिएंसी को इस तरह से बढ़ाते हैं। करियर इम्पैक्ट इनका ऐसा होता है कि दे बिल्ड comprehensive literature reviews। ओके, दे आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिसर्च कोलैबोरेटर्स। हमारे पोटेंशियल रिसर्च कोलैबोरेटर्स कौन कौन से, हमने कोई एक टॉपिक डाला तो हमें बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, जर्नल्स मिल जाते हैं और उनसे एसोसिएटेड हमारे जो मेंटर्स हैं, गाइड हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो मिल जाते हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन करना ईजी हो जाता है। ओके, इसके अलावा फाइंड हाई इम्पैक्ट जर्नल फॉर पब्लिकेशंस। ठीक है, आप फिल्टर लगा करके और बहुत सारी चीज़ों को कट शॉर्ट कर, ठीक है, एक्सक्लूड करके उन जर्नल्स को फिल्टर आउट कर सकते हो जो कि हाई इम्पैक्ट जर्नल के होते हैं। ठीक है, और उन्हें आप आसानी से अपने पब्लिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू कैन ट्रैक योर रिसर्च इम्पैक्ट। आप अपने रिसर्च इम्पैक्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं। ओके, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, ये चार्ट है जो आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट अब जरा सा इस पर फोकस करें तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि जो साइंटिफिक जर्नल के डेटाबेसेस हैं, अगर उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो हम उनको तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके सब्जेक्ट एरिया के अकॉर्डिंग, उनकी एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग और उनके फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। एक्सेस सब्जेक्ट एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटाबेस हो सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड या डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं, जैसे कि आपका पबमेड हुआ या फिर IEEE एक्सप्लोर हुआ। पबमेड जो कि आपका बायोमेडिकल और लाइफ साइंस फील्ड को ही स्पेसिफिकली फोकस करता है, और IEEE एक्सप्लोर जो है वो केवल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को ही फोकस करता है। और कुछ डेटाबेस होते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी डेटाबेस होते हैं जो कि कवर करते हैं मल्टीपल डिसिप्लिन को। ठीक है, बहुत सारे जो साइंस के डिसिप्लिन है उनको कवर करते हैं, जैसे कि आपका स्कोपस है या फिर वेब ऑफ साइंस है। ओके, अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटाबेस होते हैं जिनको कि एक्सेस करने के लिए आपको पे करना होता है। ठीक है, जो कि जनरली आपको इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उनका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि आपका स्कोपस हो गया या फिर वेब ऑफ साइंस हो गया। ठीक है, और कुछ ओपन एक्सेस डेटाबेसेस होते हैं जो कि फ्री होते हैं, फ्री ऑफ एक्सेस टू एवरीवन, हर कोई भी इनको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका DOAJ यानी कि डायरेक्टरी ऑफ ओपन जनरल एक्सेस जर्नल्स और फिर पबमेड, इन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, फंक्शनैलिटी की बात करें तो कुछ साइटेशन इंडेक्सिंग डेटाबेस होते हैं
जो कि फोकस करते हैं आपके जो साइटेशंस होते हैं उनको ट्रैक करने पर फोकस करते हैं, और जो इम्पैक्ट मैट्रिसेस होते हैं उन पर फोकस करते हैं। जैसे कि आपका वेब ऑफ साइंस हो गया, स्कोपस हो गया, उन पर फोकस करते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पर आप नेटवर्किंग कर सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो। ठीक है। जिससे कि आपका जो एकेडमिक शेयरिंग होती है और इंटरेक्शन होता है वो बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च गेट और एकेडमिया एट ईडीयू। और डिस्कवरी टूल्स भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो डेटाबेस का काम करते हैं। दे आर ब्रॉड टूल्स फॉर सर्चिंग एकेडमिक कंटेंट्स। ठीक है। और इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका गूगल स्कॉलर। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की, तो जो साइंटिफिक पब्लिकेशन के डेटाबेस हैं इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है। तो प्री डिजिटल एरिया, डिजिटल रिवॉल्यूशन और मॉडर्न एरा, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनकी हिस्ट्री को। जो हमारा प्री डिजिटल एरा है जो कि 1950 से लेकर 1980 तक चला, उसमें हम क्या करते थे, चीज़ों को प्रिंट करते थे। प्रिंट इंडेक्सेस लाइक इंडेक्स मेट्रिसेस। ठीक है। मैनुअल साइटेशन ट्रैकिंग होती थी। ठीक है। इनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही लिमिटेड थी एंड टाइम कंज्यूमिंग सर्चेज हुआ करते थे, इनमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद आपके डिजिटल रिवॉल्यूशन आने लगे। ठीक है। उसमें क्या हुआ, जो आपका 1980 से 2000 तक चला, इसमें क्या था, सीडी रोम डेटाबेसेस चलते थे। जो डेटाबेसेस वो सीडी रोम में प्रोवाइड किए जाते थे। ठीक है। ऑनलाइन कैटलॉग्स बनते थे। ठीक है। और वेबसाइट बेस्ड इंटरेक्शंस होने लगते, वेब बेस्ड इंटरफेसेस होने लगते थे, जो कि आपस में दूसरे से कोलैबोरेट करते थे, इंटरेक्ट करते थे। एंड इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल सोर्सेज, और बहुत सारे सोर्सेज आपस में इंटरेक्ट करते थे। ओके। लेकिन जो मॉडर्न एरा है, सबसे ज्यादा एडवांस एरा है, इसमें क्या होता है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम होता है। ठीक है। और जो अपडेट्स होते हैं वो रियल टाइम अपडेट्स होते हैं। ठीक है। इसमें जो मशीन लर्निंग है, जो कि अभी रिसेंट फीचर है, सबसे एडवांस एआई एंड मशीन लर्निंग, वो इसमें इंटीग्रेट किया जा चुका है। एंड इसके अलावा मोबाइल एक्सेसिबिलिटी भी इन सारे डेटाबेसेस की है मॉडर्न एरा में। ओके। बात करें टाइप्स ऑफ कंटेंट्स की, ठीक, कौन कौन से कंटेंट्स हमें जो होते हैं वो मिलते हैं डेटाबेसेस से, तो हमें प्राइमरी लिटरेचर, सेकेंडरी लिटरेचर और एडिशनल कंटेंट्स भी मिल जाते हैं। प्राइमरी की बात करें तो रिसर्च आर्टिकल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, केस स्टडीज और डेटा पेपर्स मिल जाते हैं हमें। जो सेकेंडरी लिटरेचर्स होते हैं वो रिव्यू आर्टिकल्स मिल सकते हैं, मेटा एनालिसिस मिल सकती हैं, सिस्टमेटिक रिव्यूज मिल सकते हैं, फिर बुक चैप्टर्स मिल सकते हैं आपको। एडिशनल कंटेंट की बात करें तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, पेटेंट्स हो सकते हैं, डेटाबेसेस हो सकते हैं, प्रीप्रिंट्स हो सकते हैं, फिर ग्रे लिटरेचर्स भी हो सकते हैं, जो कि आपको साइंटिफिक पब्लिकेशन डेटाबेस पर आसानी से मिल सकते हैं। ओके। अगर हम बात करें मेजर साइंटिफिक पब्लिकेशन डेटाबेस, कुछ ऐसे साइंटिफिक पब्लिकेशन डेटाबेस जो बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं, और उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका पबमेड। ठीक है। ये फोकस करता है बायोमेडिकल और लाइफ साइंसेस को। ठीक है। इसका जो एक्सेस है ये फ्री है, ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी इसको यूज कर सकता है बड़े आसानी से। ठीक है। इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, तो जो एनसीबीआई, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के टूल्स हैं, जैसे आपका ब्लास्ट टूल हो गया, उनसे ये इंटीग्रेटेड ये टूल्स इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे एडवांस्ड सर्च ऑप्शंस हैं। ओके। तो पहला है आपका पबमेड। उसी तरह से दूसरा है आपका स्कोपस। ठीक है। ये एल्सवियर का एक मल्टी डिसिप्लिनरी डेटाबेस है। ठीक है। इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जिसमें कि बहुत ही ब्रॉड एरिया में चीज़ों को कवर करता है। ठीक है। और ऑथर्स की जो मैट्रिसेस होती हैं उनको भी ये प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो बहुत सारे जो टूल्स हैं जो कि आपके ट्रेंड्स को ट्रैक करते हैं, फिर कोलैबोरेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे टूल्स इसमें अवेलेबल होते हैं आपके स्कोपस में। ओके। बात करें वेब ऑफ साइंस की, ये आपका तीसरा सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला आपका डेटाबेस है। ठीक है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1960 में हुई थी। ठीक है। और ये एक साइटेशन डेटाबेस है, कॉम्प्रहेंसिव साइटेशन डेटाबेस है। इसके कुछ खास स्पेसिफिक फीचर्स हैं, साइटेशन इंडेक्सिंग अक्रॉस डिसिप्लिन, बहुत सारे जितने भी डिसिप्लिन हैं, ठीक है, उनमें साइटेशन इंडेक्सिंग ये करता है। इसके अलावा जो इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं उनका कैलकुलेशन भी करता है। जो जर्नल्स होते हैं, जर्नल्स के जो इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं उनका भी कैलकुलेशन करता है। ओके। इसके अलावा जो चौथा है आपका सबसे पॉपुलर, वो है आपका गूगल स्कॉलर। ठीक है। गूगल स्कॉलर के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपका ये फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराता है एंड इंटरडिसिप्लिनरी कवरेज देता है। ठीक है। बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी कवरेज होते हैं, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जो भी साइंस के, जहाँ पर कि आपके जर्नल्स पब्लिश होते हैं, उन सबको ये कवर करता है। ठीक है। और साइटेशन ट्रैकिंग इसमें बहुत ही ईजी होती है, और अलग अलग टूल्स जितने भी हैं उनसे ये बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकता है। ओके। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं,
ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि जो क्यूरेशंस हैं और जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बहुत ही लिमिटेड होती है इसमें आपके गूगल स्कॉलर में। ओके, फिर अगर हम बात करें DOAJ यानी कि डायरेक्टरी ऑफ ओपन जर्नल, ओपन एक्सेस जर्नल्स की, ठीक है। ये भी आपका एक डेटाबेस है जिसका जो फोकस होता है वो ओपन एक्सेस स्कॉलरली जर्नल्स होता है अक्रॉस डिसिप्लिन। जितने भी आपके डिसिप्लिन है गूगल स्कॉलर की तरह ये भी उसका एक ओपन एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो हाई क्वालिटी जर्नल्स होते हैं उनका ये फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है एंड इट प्रमोट्स इक्विटेबल एक्सेस टू नॉलेज, ठीक है। ये जो कहते हैं कि इक्विटेबल एक्सेस होती है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है नॉलेज को, उसको ये प्रमोट करता है। ओके, तो ये आपका DOAJ आपका एक पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस है। छठा आपका जो डेटाबेस है जो कि नेटवर्किंग के थ्रू चलता है वो है आपका रिसर्च गेट एंड academia.edu, ठीक है। इसका जो पर्पज है वो है नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स फॉर रिसर्चर्स। ये रिसर्चर्स को सिर्फ डेटाबेस नहीं एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराता है एंड इट शेयर्स पब्लिकेशंस, आस्क क्वेश्चंस एंड कोलैबोरेट, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें कि यहाँ पर जो जितने भी आपके ऑथर्स हैं वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, पब्लिकेशंस को भी शेयर कर सकते हैं एंड इट एसेस आर्टिकल्स अपलोडेड बाय पीयर्स, ठीक है। जो भी आपके पीयर पर्सन्स होते हैं वो जो आर्टिकल्स अपलोडेड करते हैं उनको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। तो ये जो आपके रिसर्च गेट हैं और एकेडेमिया है वहाँ पर ये दोनों फैसिलिटीज आपको आसानी से मिल सकती हैं। बात करें एसेस एंड नेविगेशन की, ठीक है। जो डेटाबेस होते हैं उनकी क्या क्वालिटी, तो एसेस एंड नेविगेशन एक्सेस ऑप्शन जो होते हैं, ठीक है, वो या तो इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन होते हैं या फिर फ्री एक्सेस होते हैं फॉर सर्टेन डेटाबेसेस, ठीक है। कुछ डेटाबेस जो होते हैं वो फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, कुछ होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन पर चलते हैं, ठीक है। इनकी जो बेसिक सर्च स्ट्रेटजी होती है वो कीवर्ड्स की होती है या फिर बुलियन ऑपरेटर्स की होती है, ठीक है। दोनों के मर्ज के थ्रू ये इनसे सर्च स्ट्रेटजी इनकी चलती है। इन कीवर्ड्स डाल करके या फिर बुलियन ऑपरेटर्स के थ्रू आप चीज़ों को सर्च करते हो और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं जहाँ से आप चीज़ों को सर्च करते हो, जिसमें कि आप कोई फिल्टर्स यूज करते हो, जिसमें आपकी डेट, सोर्स, ऑथर, ठीक है, इस तरह के फिल्टर्स लगा करके आप चीज़ों अपने जो सर्च रिजल्ट्स हैं उन्हें फिल्टर आउट करते हो और जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको आप अलग अलग क्राइटेरिया लगा करके रिफाइन कर सकते हो। ओके, ऑर्गेनाइजिंग रिजल्ट्स, ठीक है। जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज आप करते हो और सेव रिसर्च एंड एक्सपोर्ट ऑप्शंस, ये भी आपके डेटाबेस में ये प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी आपने सर्च किया है, जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं उनको आप सेव कर सको और उनको एक्सपोर्ट कर सको, ये भी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराया जाता है। बात करें बेसिक सर्च स्ट्रेटजी की, ठीक है। कुछ बेसिक सर्च स्ट्रेटजीज होती हैं इनके थ्रू आप चीज़ों को सर्च करते हैं, जिसमें आपका कीवर्ड्स हैं और बुलियन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स आर वर्ड और फ्रेजेस दैट कैप्चर्स द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन। आप जो भी चीज़ें सर्च करना चाहते हो, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है, उनके जो कुछ मेजर कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वही जो मेजर वर्ड्स हैं, जो मेजर फ्रेजेस हैं, वही आपके कीवर्ड्स बना लेते हैं, ठीक है, जहाँ से आपका पूरा रिसर्च क्वेश्चन निकल के सामने आता है, ठीक है। कैसे ये कीवर्ड सेलेक्ट किया जाता है, सबसे पहले फोकस ऑन स्पेसिफिक टर्म्स रिलेटेड टू योर टॉपिक, ठीक है। आपको जो भी चीज़ सर्च करनी है तो उसमें आप जितना ही स्पेसिफिक आप वर्ड यूज कर सकें उतना स्पेसिफिक वर्ड आपको यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आप सीक्वेंसिंग यूज कर रहे हैं, आपको जीनोम सीक्वेंसिंग चाहिए तो आप सिर्फ सीक्वेंसिंग डालेंगे तो बहुत सारे अननेसेसरी रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, तो स्पेसिफिकली आपको जीनोम सीक्वेंसिंग डालना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको और स्पेसिफिक करना चाहें तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग डाल सकते हैं या फिर प्लांट जीनोम सीक्वेंसिंग डाल सकते हैं या फिर अरेबिडोप्सिस जीनोम सीक्वेंसिंग डाल सकते हैं। जिस पर्सन पे जितना ही आप स्पेसिफिक कीवर्ड अपने बनाएंगे उतना ही आपको फिल्टर्ड और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूज सिनोनिम्स एंड रिलेटेड टर्म्स फॉर ब्रॉडर सर्च रिजल्ट्स। अगर जो आपके नैरो रिजल्ट्स हैं वो उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, उतने अच्छे पेपर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो आपको सिनोनिम्स यूज करना चाहिए या फिर जो आपके कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड टर्म्स आपको यूज करना चाहिए। ओके, इसके अलावा यूज टेक्निकल टर्म्स, इंक्लूड टेक्निकल टर्म्स और jargons स्पेसिफिक टू योर फील्ड्स। आपकी जो फील्ड है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो jargons हैं, उनको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही आपको अच्छा और शार्प रिजल्ट मिलता है। ये आपकी एक सर्च स्ट्रेटेजी होती है कीवर्ड्स को लेकर के। ओके, बात करें अगर हम बुलियन ऑपरेटर्स की, तो बुलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बुलियन ऑपरेटर्स वो कमांड होते हैं, ठीक है, दैट हेल्प टू रिफाइन सर्च रिजल्ट्स बाय कंबाइनिंग और एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक आइटम्स। दीज आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ठीक है।
ये कुछ कमांड्स होते हैं जिनसे आप अपने जो भी रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, उनसे आप और भी बेहतर रिजल्ट पा सकते हो, जिससे कि आप जो टर्म्स हैं जो उनको आप कंबाइन कर सकते हो या फिर एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होते हैं उनके में ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो कुछ हम बूलियन ऑपरेटर्स की बात करें तो पहला है आपका एंड, ठीक है। एंड का क्या काम होता है? इट नैरो योर रिसर्च बाय कंबाइनिंग टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, जहां आपने एंड यूज किया तो चीजों को क्या करता है, नैरो आउट कर। जैसे कि आपने एक वर्ड किया जीन थेरेपी, ठीक है, दूसरा आपने यूज किया कैंसर, लेकिन इसके अलावा अगर आपने जीन थेरेपी और कैंसर के बीच में एंड लगा दिया, ठीक है, तो आपको वही पेपर देगा जहां पर आपकी कैंसर की जीन थेरेपी हुई हो। ओके। अगर आपने और यूज किया, ठीक है, इट ब्रॉडन्स योर सर्च टू इंक्लूड आइदर टर्म्स, ठीक है। तो जो आइदर टर्म्स होते हैं, ठीक है, उसको भी और इसको भी, इन दोनों को वो साथ साथ में यूज करता है। कैसे साथ साथ में प्रोवाइड करता है? कैसे? अगर आपने जीन थेरेपी यूज किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज किया, तो आपको जीन थेरेपी का अलग पेपर मिलेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का अलग पेपर मिलेगा। लेकिन अगर आपने जीन थेरेपी और जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ड यूज किया, तो आपको जो भी सर्च रिजल्ट्स हैं वो कंबाइन करके आपको आराम से मिल जाते हैं। ओके। जो आइदर टर्म्स हो, चाहे आपको जेनेटिक थेरेपी हो, चाहे जीन थेरेपी हो, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, दोनों के पेपर्स आपको मिल जाते हैं। ओके। अगर आपने नॉट यूज किया तो जो टर्म्स होते हैं वो आपके एक्सक्लूड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूज किया जीन थेरेपी नॉट एनिमल्स, ठीक है, तो वो जीन थेरेपी तो दिखाएगा, लेकिन वो रिजल्ट्स जहां पर एनिमल स्टडीज हुई हो उनको वो एक्सक्लूड आउट कर देते हैं डेटाबेसेस, ठीक है। इसके अलावा अगर और हम बुलियन ऑपरेटर्स की बात करें, ठीक है, तो क्या है आपके पैरेंथेसिस हैं। ये क्या करते हैं? इट ग्रुप टर्म्स एंड ऑपरेटर्स फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ठीक है। ये चीजों की जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, ये टर्म्स को, ऑपरेटर्स को क्या करते हैं? ग्रुप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जीन थेरेपी यूज किया और जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड कैंसर, ठीक है, इससे जो ब्रैकेट लगते हैं चीजें की, क्या करते हैं? चीजों को कंबाइन करने में काम आते हैं। आपने जीन थेरेपी यूज किया, अलग रिजल्ट आएंगे। जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज किया, अलग रिजल्ट आएंगे। जीन थेरेपी एंड कैंसर यूज किया, अलग रिजल्ट आएंगे। जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड कैंसर यूज किया, अलग रिजल्ट आएंगे। लेकिन जीन थेरेपी और जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड कैंसर आपने अगर इस तरह से ब्रैकेट लगा करके यूज किया, तो आपको बहुत ही शार्प रिजल्ट मिलते हैं पैरेंथेसिस लगा करके। ओके। जो कोटेशन मार्क्स होते हैं, दे सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज, ठीक है। अगर आपने कोटेशन मार्क्स यूज किया तो वो बिल्कुल वही रिजल्ट देंगे, सिनोनिम्स यूज नहीं करते जो आपने वर्ड डाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोटेशन लगा कर क्लाइमेट चेंज यूज कर लिया, तो सिर्फ आपको वही पेपर मिलेगा जिसमें क्लाइमेट चेंज वर्ड आया होगा, टर्म आए होंगे। इसके अलावा वाइल्ड कार्ड्स एंड ट्रंकेशंस, ठीक है, कुछ ऐसे वाइल्ड कार्ड्स और ट्रंकेशंस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं, लाइक यूज सिंबल्स लाइक स्टार और व्हाट टू फाइंड वेरिएशन ऑफ अ वर्ड, ठीक है। ये भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, थेरेप, रिट्राइव्स थेरेपी, थेरेपीज एंड थेराप्यूटिक एक्सेट्रा, ठीक है। जहां पर आपने ये यूज किया, वहां पर जो वेरिएशंस होते हैं वो भी बहुत सारे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो ये कुछ बुलियन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अगर आप इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझें, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप समझने की कोशिश करें, तो इमेजिन रिसर्चिंग ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, ठीक है। मान लीजिए हमें ये चीज चाहिए कि हमें डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए पेपर चाहिए, तो हमने रिसर्च किया ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज। तो जो बेसिक क्वेरीज होगी वो क्या होगी? डायबिटीज ट्रीटमेंट, आपने इसको कोटेशन मार्क में डाल दिया, ठीक है। लेकिन जो रिफाइंड क्वेरीज होगी वो क्या होगी? डायबिटीज एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। ये भी ब्रैकेट, ये कोटेशन मार्क में, ये भी कोटेशन मार्क में, एंड कोटेशन मार्क में इंसुलिन, और कोटेशन मार्क में मेटफॉर्मिन, नॉट एनिमल स्टडीज। तो डायबिटीज आएंगे, ट्रीटमेंट आएंगी, इंसुलिन आएगा, मेटफॉर्मिन आएगा, लेकिन जो एनिमल स्टडीज जिस पेपर में होंगी वो पेपर एक्सक्लूड आउट हो जाएंगे। ये आपका स्मार्ट तरीका होता है पेपर सर्च करने का। ओके। व्हाई यूज दिस स्ट्रेटेजीज? हम ऐसा स्ट्रेटेजीज क्यों यूज करते हैं? तो सबसे पहले हमें चाहिए प्रिसीजन, ठीक है। हम ये चीज इंश्योर करते हैं कि जो रिजल्ट्स आए वो प्रिसीजन आए। इसके अलावा सेव टाइम्स बाय अवॉइडिंग इररिलेवेंट मटेरियल्स, ठीक है। हमारा टाइम बचता है जब हमें इररिलेवेंट मटेरियल्स नहीं मिलते तो। इसके अलावा इट enhances the comprehensiveness of your research by exploring all relevant angles, ठीक है। जो आपके रिसर्च हैं, ठीक है, उसके जो भी एरियाज होते हैं, जो भी आपके, यूँ कहा जाए कि जो भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं आपके रिजल्ट से, जितने भी आपके पॉसिबल डायरेक्शंस निकल सकते हैं, ठीक है, उसको वो इन्हांस करता है चीज़ों को, जो भी रिलेवेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं
आपके सर्च की वो आपको मिल जाती हैं। ओके, बात करते हैं स्पेशल फीचर्स की। ठीक है, ये डेटाबेसेस जो होते हैं इनके क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो साइटेशन एनालिसिस टूल्स, कुछ टूल्स जो होते हैं जो अच्छे डेटाबेसेस होते हैं वहाँ पर साइटेशन की एनालिसिस के लिए भी टूल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, दे अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट थ्रू साइटेशन मैट्रिसेस, वो साइटेशन मैट्रिसेस के थ्रू इम्पैक्ट जो होते हैं उनको वो समझते हैं, उनको वो एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा जो जर्नल मैट्रिसेस होते हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। दे इवेल्युएटिंग जर्नल्स बाई इम्पैक्ट फैक्टर्स। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर के थ्रू वो जर्नल्स जो होते हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑथर्स प्रोफाइल्स। ठीक है, जो ऑथर होते हैं जो चीज़ों को पब्लिश करते हैं, जो अपने आर्टिकल्स को सबमिट करते हैं, ठीक है, उनकी ट्रैक एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, उनकी एकेडमिक कंट्रीब्यूशन उनका क्या है, कितना है, ठीक है, किस क्वालिटी का है, वो चीज़ों को वो ट्रैक किया जाता है हमारे डेटाबेस में। इसके अलावा अलर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करा जाती हैं, जो कि नोटिफिकेशंस फॉर न्यू पब्लिकेशंस, तो जितनी भी नई नई पब्लिकेशंस आती हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलने लगते हैं। एंड इंटीग्रेशन रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स लाइक एंडनोट एंड मेंडले। ठीक है, जितने भी आपके रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स हैं उनसे इंटीग्रेट हुए रहते हैं वो सारी चीज़ें, तो आपको अपने साइटेशंस में आसानी हो जाती है आपके पेपर राइटिंग में। क्योंकि ये कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं आपके पब्लिकेशन डेटाबेसेस के, साइंटिफिक पब्लिकेशन डेटाबेस के। इसके अलावा अगर बात करें बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेटाबेसेस यूज, जो डेटाबेस हैं उनको यूज करने के जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला क्या है कि चूज द डेटाबेस दैट अलाइंस विद योर फील्ड। ठीक है, आपको वो डेटाबेस सर्च कर रहे हैं जो आपके फील्ड को अलाइन करता हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बायोटेक के नहीं हैं, आप लाइफ साइंस के नहीं हैं, बायोमेडिकल फील्ड के नहीं हैं, तो आपको पबमेड पर सर्च करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको अपनी रिलेवेंट डेटाबेस को सर्च करना चाहिए। ओके, इसके अलावा कंबाइन मल्टीपल डेटाबेसेस फॉर कॉम्प्रहेंसिव कवरेज। ठीक है, आपको कहा जाता है कि जहां तक हो सके मैक्सिमम डेटाबेसेस को सर्च करें, जो आपके रिलेवेंट डेटाबेसेस जितने भी अवेलेबल हैं वहां से अगर आप बहुत सारे डेटाबेसेस को सर्च करके अपने रिजल्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो आपको एक ब्रॉडर कवरेज मिल जाती है। ओके, इसके अलावा यूज इफेक्टिव सर्च स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज रिलेवेंट रिजल्ट्स। ठीक है, आप जो भी डेटाबेस पे जहां पर जैसे भी सर्च कर रहे हो वहां पर क्या करो, इफेक्टिव सर्च स्ट्रेटजी लगाओ। आप सही कीवर्ड्स डालो, सही बूलियन आपके ऑपरेटर्स डालो, फिल्टर्स सही लगाओ। ठीक है, तो आपको जो इररिलेवेंट रिजल्ट्स हैं वो आपको मिनिमाइज हो जाते हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं। इसके अलावा रेगुलरली अपडेट सर्च फॉर ऑल द लेटेस्ट स्टडीज। आप अपने जितने भी अपडेट्स होते हैं, ठीक है, आप चीज़ों को अपडेट करते रहो, सर्च करते रहो, कीवर्ड्स को डालते रहो, ताकि जो भी लेटेस्ट स्टडीज हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। ओके, ठीक है, अगर रिसर्चर्स के लिए कुछ हम प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें तो वो है हमारा सेटअप सर्च अलर्ट्स टू स्टे अपडेट्स। ठीक है, जितने भी डेटाबेस हैं वहाँ पर अपने ईमेल आईडी के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू ले सकते हैं, वहाँ पर सर्च अलर्ट्स आप डाल सकते हैं जिससे कि आप अपडेट रहो चीज़ों से। इसके अलावा ऑर्गेनाइज रेफरेंसेस यूजिंग साइटेशन मैनेजर्स। आपने चीज़ों को सर्च किया, अब आप जितने भी रेफरेंसेज हैं उनको, जो भी आपके साइटेशन मैनेजर टूल्स हैं, चाहे वो इननोट हो चाहे रेफरेंसेज हो, वहाँ से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा इवेल्युएट जर्नल्स क्वालिटी टू अवॉइड प्रीडेटरी पब्लिकेशंस। ठीक है, कोई भी डेटाबेस से कोई भी जर्नल, कोई भी आर्टिकल, कोई भी इंफॉर्मेशन उठाने से पहले सबसे पहले आप उस जर्नल की क्वालिटी को चेक करो, ताकि जो प्रीडेटरी पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, उनको आप अवॉइड कर सको। प्रीडेटरी पब्लिकेशन बहुत ही हार्मफुल होते हैं साइंटिफिक लाइफ के लिए, तो उनको आप अवॉइड कर सको। इसके अलावा एक्सपोर्ट डाटा फॉर रिपोर्ट्स और फर्दर यूज। ठीक है, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको आप एक्सपोर्ट करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, जब आप ये डेटा एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट कर देते हो, ठीक है, फिर चाहे आप उसको रिपोर्ट बना सकते हो, चाहे वो फर्दर यूज के लिए आप उसको अपने पास रख सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, एज अ कंक्लूजन यही कहा जा सकता है फ्रेंड्स कि जो साइंटिफिक पब्लिकेशन डेटाबेसेस होते हैं दे आर इंडिस्पेंसिबल फॉर रिसर्चर्स, ये रिसर्चर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मास्टरिंग देयर यूजेस इनहांसेस प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर एक्सेस टू रिलायबल नॉलेज। अगर आपको ये डेटाबेसेस यूज करना अच्छे से आ गया तो आपकी प्रोडक्टिविटी रिसर्च लाइफ में, रिसर्च फील्ड में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आप रिलायबल नॉलेज होते हैं उनको आप एक्सेस कर पाते हो और आप चीज़ों से अपडेट रह पाते हो। इनके अलावा डाटाबेसेस में जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं वो क्या है, एआई ड्रिवन इंसाइट्स, ठीक है, ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स एंड इम्प्रूव्ड इंटीग्रेशंस। ठीक है, बहुत सारे टूल्स का इंटीग्रेशन होना, एआई ड्रिवन जितने भी एआई टूल्स का इंटीग्रेशन होना, एआई ड्रिवन चीज़ें जो भी हैं, एआई से आप चीज़ों को सर्च करना,
और इसके अलावा ओपन एक्सेस का मिलना, ये सारे हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स हैं आपके साइंटिफिक पब्लिकेशन के डेटाबेस के। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक पब्लिकेशन डेटाबेसेस क्या होते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और हमेशा याद रखिए कि पेन इज टेम्पररी बट ए डॉक्टरेट डिग्री इज फॉर एवर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।